दोस्तों, द नॉलेजफुल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे रसप्रद और रोचक जानकारी से भरी बुक को। और हाँ, हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। भाग 1। मौर्य काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है और लेखक अपने प्रस्तावना में इसी तथ्य को साबित करते हुए बताते हैं कि मेगास्थनीज जैसे विदेशी यात्रियों ने भारत के लोगों की सच्चाई, सरलता और कानून व्यवस्था की प्रशंसा की है। पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे विकसित, समृद्ध और व्यवस्थित नगरों में गिना जाता था। वहां का राजमहल इतना भव्य था कि स्ट्रेबो ने इसे ईरान के प्रसिद्ध महलों से भी अधिक उत्कृष्ट बताया है। लेखक का ध्येय यह स्पष्ट करना है कि सम्राट अशोक को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गईं, कभी उन्हें क्रूर कहा गया, कभी युद्धप्रिय, वे सब असत्य हैं। वास्तविक अशोक शांति, करुणा, सांस्कृतिक विस्तार और लोक कल्याण की उस परंपरा के संस्थापक थे जिसने भारत की पहचान को हजारों वर्षों तक संभाले रखा। गाजीपुर क्षेत्र का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि यह कभी बौद्ध संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ औड़ीहार, मसोंडीह, जौहरगंज, भित्री जैसे स्थानों से बुद्ध की अनेक मूर्तियां मिली हैं और अशोक स्तंभ भी यहाँ पाए जाते हैं। चीनी यात्री हुएनसांग में इसे चानचू कहा था, जिसका अर्थ विपस्सना का क्षेत्र है। यह स्पष्ट करता है कि यह इलाका बुद्ध की साधना, अध्यात्म और ध्यान परंपरा से कितना गहराई से जुड़ा रहा है। लेखक गाजीपुर की पहचान को केवल भौगोलिक संदर्भ में नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखते हैं, जहां अशोक और बुद्ध दोनों की उपस्थिति आज भी इतिहास को सजीव बनाती है। फिर बराबर की पहाड़ियों का वर्णन आता है, जहां अशोक ने प्रसिद्ध गुफाएं बनवाई थीं। ये गुफाएं ग्रेनाइट में तराशी गईं, भीतर से चिकनी और अत्यंत सुंदर हैं। और आज भी कई लिपियां ऐसी हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। लेखक पहाड़ियों पर चढ़ने का अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि यह स्थान किसी कालखंड की नहीं, धम्म परंपरा की धड़कन की तरह आज भी जीवित प्रतीत होता है। यहाँ शंख आकार की लिपि, ऊर्ध्व लिपि और कई अनपहचानी लिपियां मौजूद हैं जो सिंधु सभ्यता की लिखावट से साम्य रखती हैं। लेखक के अनुसार प्राचीन भारतीय लिपियों के विकास में सतत परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन की कड़ी से यह समझना आसान हो जाता है कि सिंधु लिपि ब्राह्मी लिपि का ही पूर्व रूप रही होगी। अशोक के छोटे भाई अरहत का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। वे गृद्धकूट पर्वत पर रहते थे और ध्यान साधना में लीन रहते थे। अशोक उनसे अत्यंत प्रेम करते थे और चाहते थे कि वो पाटलिपुत्र आएं, मगर छोटे भाई को राजधानी की हलचल पसंद नहीं थी। अशोक ने उनके लिए पाटलिपुत्र में गृद्धकूट जैसा कृत्रिम पर्वत और गुफा बनवा दी, परंतु छोटे भाई अंततः वहां नहीं आए। उनके द्वारा बनवाए गए इस कृत्रिम पर्वत पर बाद में महिंद थेर रहते थे, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म को श्रीलंका ले जाने वाले प्रमुख भिक्षु बने। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से अशोक की भावनात्मकता और उनके पारिवारिक प्रेम को उजागर करते हैं, जो सामान्यतः इतिहास की कठोर भाषा में दब जाता है। इसके बाद लेखक मौर्य और सातवाहन काल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव की चर्चा करते हैं। सातवाहन राजाओं ने दक्षिण भारत में वही कार्य किया जो मौर्यों ने उत्तर भारत में किया था। धम्म परंपरा के संरक्षण, विस्तार और स्थापत्य कला के विकास का। नासिक, भाजा, कार्ले बेतसा, जुन्नार की गुफाएं उसी सांस्कृतिक परंपरा की जीवंत निशानियां हैं। यह बताता है कि अशोक का प्रभाव केवल उनके शासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आने वाले राजवंशों ने भी उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। फिर लेखक लिपियों की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे अशोक की धम्म लिपि ने पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों को प्रभावित किया। खमेर लिपि, बर्मी लिपि, सिंघली, थाई और तिब्बती लिपियां धम्म लिपि के रूपांतर हैं। इस प्रकार भारत का सांस्कृतिक प्रभाव न सिर्फ भौगोलिक रूप से, बल्कि भाषाई और लिपिक परंपरा में भी दूर दूर तक फैला। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि अशोक केवल भारत के नहीं, बल्कि एशिया के सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक सम्राटों में से एक थे। इसके बाद लेखक अशोक को क्रूर कहे जाने की गलतफहमियों पर चोट करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि अशोक का नाम शांति, अनाक्रमण, जनकल्याण और सांस्कृतिक नीतियों के लिए अमर है। उन्होंने जगह जगह चिकित्सालय, कुएं, सड़कें और वृक्षारोपण कराया, पशुओं तक के लिए चिकित्सा व्यवस्था कराई और सभी धर्मों के लोगों को समान सम्मान देने की नीति अपनाई। लेखक बताते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने गलत व्याख्या करके अशोक को केवल कलिंग युद्ध से जोड़ दिया, जबकि उनका वास्तविक प्रभाव मिस्र, सीरिया, बेनगाजी और यूनान तक फैला हुआ था।
उनके धम्मदूत विदेशी दरबारों में भेजे गए थे, जहां उन्होंने हिंसा रहित जीवन और नैतिक शासन का संदेश दिया। लेखक के अनुसार मानव इतिहास में अशोक जैसा शांति विस्तारक शासक दूसरा नहीं मिलता। मास्की शिलालेख के आधार पर लेखक बताते हैं कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। बाद में संस्कृत ग्रंथों में यह अशोक हो गया। यहाँ लेखक पुराणों की अविश्वसनीयता भी उजागर करते हैं, क्योंकि पुराण कई सदियों बाद रचे गए और उनमें कई ऐतिहासिक असंगतियां हैं। इसलिए मौर्य इतिहास लिखने में पुराणों पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण है। कई पुराणों में तो यहाँ तक घटनाएं मिलती हैं जो मुगल और अंग्रेज काल तक पहुँचती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे ग्रंथ समय समय पर बदले जाते रहे हैं। मौर्य प्रशासन का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय प्रशासन था जिसमें संगठन, अनुशासन और स्पष्ट जिम्मेदारियों वाला ढांचा था। रोमिला थापर के अनुसार यह प्रशासन मुगलों के प्रशासन से भी अधिक सुदृढ़ था। सेना ऐसी थी कि सेल्यूकस निकेटर की विशाल यूनानी सेना भी इससे हार गई थी। अशोक ने अपनी धम्म नीति के माध्यम से पूरे देश को एक भाषा, एक लिपि और एक सांस्कृतिक विचार प्रदान किया। स्वतंत्र भारत ने जब अशोक के सिंह स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना, तब उसने उस महान सम्राट के आदर्शों को नए भारत की आत्मा में शामिल किया। भाग 2। अशोक के प्रशासनिक ढांचे और सांस्कृतिक प्रभाव की चर्चा के बाद लेखक उन नए अभिलेखों की ओर बढ़ते हैं जिनका उल्लेख अब तक मुख्यधारा इतिहासकारों ने बहुत कम किया था। बिहार के कैमूर जिले में मिले बसहा गांव के पास पहाड़ियों पर स्थित लघु शिलालेख इसका एक उदाहरण है। लेखक बताते हैं कि यह स्थान मठ मोरिया नाम से जाना जाता है और स्थानीय मान्यता तथा अभिलेखों के अनुसार ये वही स्थान है जहां सम्राट अशोक ने अपनी यात्राओं के दौरान एक रात विश्राम किया था। अशोक ने अपनी नीतियों और शासन पर जनता की प्रतिक्रिया समझने के लिए 256 रातें राजमहल के बाहर जनता के बीच बिताई थीं। ये नया मिला अभिलेख इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अशोक वास्तव में जनजीवन से जुड़ा हुआ शासक था, जो अपने साम्राज्य को महलों के भीतर बैठकर नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर जानता था। अभिलेख के पास स्थित शैल मठ, पहाड़ी की चोटी तक जाने वाले रास्ते और दीवार पर सांप बिच्छू को दूर रखने के लिए किया गया अवलेपन ये दर्शाता है कि उस समय ये स्थान कितना सक्रिय और महत्वपूर्ण रहा होगा। लेखक इसके बाद सिद्धापुरा शिलालेख की चर्चा करते हैं, जिसमें लेखक चपड़ का नाम मिलता है। चपड़ अशोक के दरबार के प्रमुख लेखकों में से एक थे। ये दिलचस्प है कि पूरा शिलालेख ब्राह्मी में लिखा गया है, पर अंत में लिपिकार शब्द चपड़ ने खरोष्ठी लिपि में लिखा है। इससे पता चलता है कि चपड़ का झुकाव उत्तर पश्चिम भारत की खरोष्ठी लिपि की ओर था, जो तक्षशिला और गांधार क्षेत्र में विकसित हुई थी। ये तथ्य संकेत देता है कि अशोक का प्रशासन केवल भारत के मध्य और पूर्वी भाग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसका विस्तार और प्रभाव उत्तर पश्चिमी सीमांतों पर भी उतना ही मजबूत था। लेखक चपड़ को अशोक का सर्वश्रेष्ठ लेखक मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर जैसे महत्वपूर्ण शिलालेखों पर भी उनका नाम अंकित है। ये एक संकेत है कि अशोक के प्रशासन में लिपिकों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी और वे किस हद तक उच्च स्तर की विद्वता रखते थे। इसके बाद लेखक अशोक के पारिवारिक प्रसंगों की ओर लौटते हैं और रानी कालुवाकी का विशद उल्लेख करते हैं। पुस्तक में बताया गया है कि अशोक ने कई रानियों में से केवल कालुवाकी का नाम शिलालेखों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित कराया था। ये तथ्य आश्चर्यजनक है, क्योंकि मुख्यधारा साहित्य या इतिहास में कालुवाकी का नाम लगभग कभी नहीं मिलता। कौशाम्बी अभिलेख में रानी कालुवाकी के बारे में लिखा है कि उनके नाम पर उद्यान, दानगृह और आम्र वाटिका दान में दिए गए। ये शिलालेख स्पष्ट करता है कि रानी कालुवाकी अशोक के जीवन में विशेष स्थान रखती थीं और वे धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से जुड़ी थीं। लेखक ये भी बताते हैं कि अशोक की रानी के इस महत्वपूर्ण प्रसंग को अब तक की पुस्तकों में जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है। वे कहते हैं कि ये उपेक्षा केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक विस्मृति भी है। इसके बाद पुस्तक में भिखना पहाड़ी की चर्चा आती है। ये स्थान पाटलिपुत्र के निकट स्थित एक कृत्रिम पहाड़ी है, जिसे अशोक ने अपने पुत्र महिंद की साधना और निवास के लिए बनवाया था। लॉरेंस वॉडेल, जो 19वीं सदी के अंत में इस स्थान पर अध्ययन करने आए थे, उन्होंने पुष्टि की कि ये पहाड़ी प्राकृतिक नहीं है बल्कि मनुष्य द्वारा निर्मित है।
ये लगभग 1 मील क्षेत्र में फैली और 40 फुट ऊंची है। पहाड़ी पर आज ईंटों के अवशेष और विशाल पत्थर बिखरे हुए हैं, जो दर्शाते हैं कि कभी यहाँ गुफाएं, मठ और भवन रहे होंगे। स्थानीय लोग महिंद को भिखना कुंवर कहकर पूजते थे और दूध, मिष्टान्न तथा पुष्प अर्पित करते थे। ये परंपरा इस बात का प्रमाण है कि महिंद थेर का व्यक्तित्व केवल ऐतिहासिक महत्ता नहीं रखता था, बल्कि वो जनविश्वास और लोक श्रद्धा का भी हिस्सा रहा है। ये अध्याय पाठक को ये बताता है कि अशोक के परिवार की विरासत आज भी लोगों के मन और संस्कृति में जीवित है, भले ही आधुनिक इतिहासकारों ने इन प्रसंगों की अनदेखी की हो। अगला प्रसंग उन गुफाओं और स्तूपों का है जिनकी तस्वीरें लेखक ने शामिल की हैं। यहाँ स्तूपों की एक श्रृंखला, त्रिरत्न वाले शैल चित्र तथा अशोक के अभिलेखों का देवनागरी अनुवाद मौजूद है। लेखक कहते हैं कि इतिहास बदल रहा है। ये उनकी उस चुनौती का संकेत है जो वे परंपरागत इतिहास लेखन के सामने रखते हैं। लेखक का तर्क है कि अशोक के शिलालेखों पर संस्कृत के लेख भले मिले हों, पर संस्कृत के अभिलेखों पर अशोक के शिलालेख नहीं मिलते। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृत का प्रभाव अशोक के बाद के काल में बढ़ा। भारत में संस्कृत का सबसे पुराना लंबा अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है, जो अशोक के काल से लगभग 400 वर्ष बाद लिखा गया। ये बात दर्शाती है कि मौर्य काल की मूल भाषा प्राकृत पाली ही थी, संस्कृत नहीं। इस अध्याय में लेखक इस मिथक को भी तोड़ते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी दासी मुरा से हुई थी। वे भाषाई विश्लेषण के आधार पर बताते हैं कि मुरा शब्द से मौर्य नहीं बन सकता और ये कहानी बाद में गढ़ी गई ताकि मौर्य वंश की गरिमा कम की जा सके। वास्तव में मोरी शब्द का संस्कृत रूप मौर्य है और यही सही भाषाई व्युत्पत्ति है। ये पूरा भाग मौर्य इतिहास के उन पक्षों को सामने लाता है जिन्हें सदियों से अनदेखा किया गया था। अशोक की यात्राएं, उनके लेखकों की भूमिका, उनकी प्रिय रानी, उनके पुत्र महिंद का वास्तविक निवास स्थल और अभिलेखों की भाषिक सच्चाइयां। लेखक ये साबित करते हैं कि अशोक का जीवन केवल कलिंग युद्ध या शिलालेखों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका विस्तार भारतीय समाज के हर स्तर तक था। जनता, प्रशासक, भिक्षु, परिवार और आगे चलकर विदेशी संस्कृतियों तक। लेखक का उद्देश्य पाठक को ये समझाना है कि अशोक एक सामान्य राजा नहीं, बल्कि इतिहास के उन दुर्लभ शासकों में से एक थे जिनकी नीतियां समय से बहुत आगे थीं और जिनकी छाया आज भी भारत के प्रतीकों और संस्थाओं में दिखाई देती है। भाग 3। अशोक के जीवन और शासन की चर्चा आगे बढ़ती है तो लेखक भारतीय इतिहास लेखन की कमजोरियों और ऐतिहासिक विकृतियों को सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय इतिहास में कई बार मिथकों को तथ्य का स्थान दे दिया गया और सच्चाई को साहित्यिक कल्पनाओं के नीचे दबा दिया गया। मौर्यों को दासी वंश बताने वाली कहानियां इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। लेखक का मानना है कि इन कथाओं को बनाने का उद्देश्य मौर्य वंश की प्रतिष्ठा को कम करना था, क्योंकि मौर्य शासकों ने ब्राह्मणवाद के वर्चस्व को चुनौती दी थी और समाज में समानता आधारित धम्म व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। यह विमर्श बताता है कि अशोक का धम्म केवल धर्म का नाम नहीं था, बल्कि वह सामाजिक सुधार, आचरण, नैतिकता और मानवता के मेल का एक सिद्धांत था। इसी कारण कई बाद के राजवंश और धार्मिक शक्तियां अशोक की विरासत को धूमिल करने का प्रयास करती रहीं। लेखक आगे ये बताते हैं कि भारत का वास्तविक स्वर्ण युग गुप्त काल नहीं, बल्कि मौर्य काल था। गुप्त साम्राज्य के बारे में जो प्रशस्तियां इतिहास में मिलती हैं, लेखक उन्हें संदिग्ध बताते हैं। वे कहते हैं कि फाहियान जब भारत आया था तब गुप्त साम्राज्य को वह उतनी प्रमुखता से नहीं जानता था जितनी इतिहास पुस्तकों में बताई जाती है। इसके विपरीत मौर्य काल की भव्यता, उसका शिल्प, प्रशासन, सेना और सांस्कृतिक प्रभाव इतना विशाल था कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने विश्व इतिहास ग्रंथ में केवल 3 भारतीय राजाओं को स्वतंत्र शीर्षक दिया: चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन, और इनमें भी 2 मौर्य वंश के थे। लेखक इस तथ्य का उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि इतिहास की वास्तविक चमक मौर्य काल में ही थी, न कि बाद के किसी तथाकथित स्वर्ण युग में। पुस्तक में आगे अशोक के अभिलेखों की भाषाई विशेषताओं की चर्चा है। लेखक बताते हैं कि प्राकृत पाली में लिखे गए शिलालेखों ने भारत की भाषाओं को एक नई पहचान दी। संस्कृत को जिस तरह आगे चलकर प्रतिष्ठा मिली, वह मूलतः मौर्य काल के बहुत बाद की घटना है। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों में जनता से सीधे बात की गई है।
प्राकृत भाषा में, सरल शैली में। यह शैली दर्शाती है कि अशोक जनता को आदेश नहीं देता बल्कि संवाद करता है, उन्हें नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि लेखक उन्हें विश्व इतिहास के सबसे मानवीय शासकों में गिनते हैं। उनके अनुसार अशोक की धम्म नीति युद्धों के माध्यम से नहीं बल्कि विचारों के माध्यम से फैली और यही उसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सॉफ्ट पावर रणनीतियों में से एक बनाती है। इस प्रवाह में लेखक एक रोचक बात बताते हैं कि अशोक ने मनुष्यों ही नहीं पशुओं तक के लिए भी चिकित्सालय बनवाए थे। यह तथ्य आज के दृष्टिकोण से असाधारण है क्योंकि उस काल में पशुओं की चिकित्सा को लेकर लगभग कोई व्यवस्था नहीं थी। अशोक के अभिलेखों में वर्णन मिलता है कि सड़कों के किनारे उद्यान, औषधीय पौधे और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएं ताकि यात्रियों, पशुओं और दूरी तक चलने वाले लोगों को सुविधा हो। यह नीति केवल शासन का हिस्सा नहीं थी बल्कि मानवता की उस दृष्टि का परिणाम थी जिसे धम्म कहा गया। धम्म का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष में नहीं है बल्कि वह जीवन पद्धति है जो करुणा, संयम, सत्य, अहिंसा और कर्तव्य पर आधारित है। इसके बाद लेखक इस तथ्य की चर्चा करते हैं कि अशोक का प्रभाव केवल भारत में ही सीमित नहीं था। उनके दूत मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र, यूनान और अफ्रीका तक गए थे। कई विदेशी शिलालेखों और ऐतिहासिक अभिलेखों में इस बात के संकेत मिलते हैं कि अशोक की धम्म नीति को विदेशी राजाओं ने भी सम्मान दिया। इतिहास का यह हिस्सा अब तक बहुत कम लिखा गया क्योंकि भारतीय इतिहासविदों ने अपने ही सबसे महान सम्राट की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का मूल्यांकन कभी पूरी गंभीरता से नहीं किया। यह उपेक्षा लेखक को पीड़ादायक लगती है और वे बार बार बताते हैं कि यदि अशोक यूनान या रोम का सम्राट होता तो दुनिया उसे सबसे महान कहती, लेकिन भारत में औपनिवेशिक और पूर्वाग्रहपूर्ण इतिहास लेखन ने उसे केवल एक युद्ध और कुछ अभिलेखों तक सीमित कर दिया। अशोक के आदेशों और यात्राओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे अपने साम्राज्य की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए साधारण मार्गों से बिना राजा की भव्यता के यात्रा करते थे। वे रात्रि को जनता के बीच बिताते थे और उनकी कठिनाइयों को सुनते थे। बसाहा गांव के निकट मिला लघु शिलालेख उन 256 रातों में से एक का प्रमाण है जिसे लेखक अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। यह बताता है कि अशोक का शासन केवल केंद्रीकृत नहीं था बल्कि जनता के अनुभव पर आधारित था। यह मॉडर्न लोकतंत्र की अवधारणाओं से बेहद मिलता जुलता है, जहां शासक जनता की समस्याओं को सीधे समझने की कोशिश करता है। लेखक आगे अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं, हालांकि यह पुस्तक का मुख्य विषय नहीं है। वे बताते हैं कि श्रीलंका में आज भी यह परंपरा जीवित है कि बौद्ध धर्म का वास्तविक आगमन महेंद्र और संघमित्रा द्वारा हुआ। वहां के स्तूपों, बोधि वृक्षों और ऐतिहासिक ग्रंथों में यह प्रसंग अत्यंत श्रद्धा से लिखा है। यह तथ्य दर्शाता है कि अशोक की धम्मनीति केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की आत्मा में समा गई। ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद लेखक अभिलेखों की लिपि पर एक बार फिर लौटते हैं। वे बताते हैं कि भारतीय लिपियों का विकास धम्म लिपि से हुआ और इसी कारण दक्षिण पूर्व एशिया में उपयोग होने वाली कई लिपियां भारत की प्राचीन कलात्मक धरा को प्रसारित करती हैं। खेमेर और धम्म लिपि के वर्णों की समानता इसका प्रमाण है। आज भी कंबोडिया के मंदिरों की दीवारों पर अंकित लिपियों को देखकर भारतीय धम्म परंपरा की छाया साफ समझ आती है। इस भाग के अंत में लेखक बार बार ये बात उठाते हैं कि भारत ने अपने इतिहास को स्वयं कमतर आंका। अशोक, चंद्रगुप्त और बौद्ध परंपरा वे आधार स्तंभ थे जिन पर भारत का आधुनिक राजनैतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक ढांचा टिका हुआ है। लेकिन यह विडंबना है कि वही ऐतिहासिक शक्तियां लंबे समय तक पाठ्यक्रमों, ग्रंथों और चर्चाओं में उपेक्षित रहीं। लेखक के अनुसार अब समय आ गया है कि इस इतिहास को पुनः पढ़ा जाए, उसकी धूल झाड़ी जाए, पुरातात्विक साक्ष्यों को पुनः देखा जाए और उन सच्चाइयों को सामने लाया जाए जिन्हें कभी जानबूझकर छिपाया गया था। 4. अशोक के जीवन और शासन की चर्चा आगे बढ़ती है तो लेखक भारतीय इतिहास लेखन की कमजोरियों और ऐतिहासिक विकृतियों को सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय इतिहास में कई बार मिथकों को तथ्य का स्थान दे दिया गया और सच्चाई को साहित्यिक कल्पनाओं के नीचे दबा दिया गया। मौर्यों को दासी वंश बताने वाली कहानियां इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। लेखक का मानना है कि इन कथाओं को बनाने का उद्देश्य मौर्य वंश की प्रतिष्ठा को कम करना था, क्योंकि मौर्य शासकों ने ब्राह्मणवाद की वर्चस्व को चुनौती दी थी और समाज में समानता आधारित धम्म व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। ये विमर्श बताता है कि अशोक का धम्म केवल धर्म का नाम नहीं था, बल्कि वो सामाजिक सुधार, आचरण, नैतिकता और मानवता के मेल का एक सिद्धांत था। इसी कारण कई बाद के राजवंश और धार्मिक शक्तियां अशोक की विरासत को धूमिल करने का प्रयास करती रहीं। लेखक आगे ये बताते हैं कि भारत का वास्तविक स्वर्ण युग गुप्त काल नहीं
बल्कि मौर्य काल था। गुप्त साम्राज्य के बारे में जो प्रशस्तियां इतिहास में मिलती हैं, लेखक उन्हें संदिग्ध बताते हैं। वे कहते हैं कि फाहियान जब भारत आया था तब गुप्त साम्राज्य को वह उतनी प्रमुखता से नहीं जानता था जितनी इतिहास पुस्तकों में बताई जाती है। इसके विपरीत मौर्य काल की भव्यता, उसका शिल्प, प्रशासन, सेना और सांस्कृतिक प्रभाव इतना विशाल था कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने विश्व इतिहास ग्रंथ में केवल 3 भारतीय राजाओं को स्वतंत्र शीर्षक दिया: चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन। और इनमें भी 2 मौर्य वंश के थे। लेखक इस तथ्य का उपयोग इस बात को बताने के लिए करते हैं कि इतिहास की वास्तविक चमक मौर्य काल में ही थी, न कि बाद के किसी तथाकथित स्वर्ण युग में। पुस्तक में आगे अशोक के अभिलेखों की भाषाई विशेषताओं की चर्चा है। लेखक बताते हैं कि प्राकृत पाली में लिखे गए शिलालेखों ने भारत की भाषाओं को एक नई पहचान दी। संस्कृत को जिस तरह आगे चलकर प्रतिष्ठा मिली, वो मूलतः मौर्य काल के बहुत बाद की घटना है। अशोक के 14 प्रमुख शिलालेखों में जनता से सीधे बात की गई है, प्राकृतिक भाषा में, सरल शैली में। ये शैली दर्शाती है कि अशोक जनता को आदेश नहीं देता, बल्कि संवाद करता है, उन्हें नैतिक जीवन की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि लेखक उन्हें विश्व इतिहास के सबसे मानवीय शासकों में गिनते हैं। उनके अनुसार अशोक की धम्म नीति युद्धों के माध्यम से नहीं, बल्कि विचारों के माध्यम से फैली, और यही उसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सॉफ्ट पावर रणनीतियों में से एक बनाती है। इस प्रभाव में लेखक एक रोचक बात बताते हैं कि अशोक ने मनुष्यों ही नहीं, पशुओं तक के लिए चिकित्सालय बनवाए थे। ये तथ्य आज के दृष्टिकोण से असाधारण है, क्योंकि उस काल में पशुओं की चिकित्सा को लेकर लगभग कोई व्यवस्था नहीं थी। अशोक के अभिलेखों में वर्णन मिलता है कि सड़कों के किनारे उद्यान, औषधीय पौधे और चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएं, ताकि यात्रियों, पशुओं और दूरी तक चलने वाले लोगों को सुविधा हो। ये नीति केवल शासन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि मानवता की उस दृष्टि का परिणाम थी जिसे धम्म कहा गया। धम्म का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष में नहीं है, बल्कि वह जीवन पद्धति है जो करुणा, संयम, सत्य, अहिंसा और कर्तव्य पर आधारित है। इसके बाद लेखक इस तथ्य की चर्चा करते हैं कि अशोक का प्रभाव केवल भारत में ही सीमित नहीं था। उनके दूत मध्य एशिया, सीरिया, मिस्र, यूनान और अफ्रीका तक गए थे। कई विदेशी शिलालेखों और ऐतिहासिक अभिलेखों में इस बात के संकेत मिलते हैं कि अशोक की धम्मनीति को विदेशी राजाओं ने भी सम्मान दिया। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि इतिहास का ये हिस्सा अब तक बहुत कम लिखा गया, क्योंकि भारतीय इतिहासविदों ने अपने ही सबसे महान सम्राट का अंतर्राष्ट्रीय भूमिका का मूल्यांकन कभी गंभीरता से नहीं किया। ये उपेक्षा लेखक को पीड़ादायक लगती है, और वे बार बार बताते हैं कि यदि अशोक यूनान या रोम का सम्राट होता तो दुनिया उसे सबसे महान कहती। लेकिन भारत में औपनिवेशिक और पूर्वाग्रहपूर्ण इतिहास लेखन ने उसे केवल एक युद्ध और कुछ अभिलेखों तक सीमित कर दिया। अशोक के आदेशों और यात्राओं का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि वे अपने साम्राज्य की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए साधारण मार्गों से बिना राजा की भव्यता की यात्रा करते थे। वे रात्रि को जनता के बीच बिताते थे और उनकी कठिनाइयों को सुनते थे। बसहा गांव के निकट मिला लघु शिलालेख उन 256 रातों में से एक का प्रमाण है, जिसे लेखक अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये बताता है कि अशोक का शासन केवल केंद्रीकृत नहीं था, बल्कि जनता के अनुभव पर आधारित था। ये मौजूदा लोकतांत्रिक अवधारणाओं से बेहद मिलता जुलता है, जहां शासक जनता की समस्याओं को सीधे समझने की कोशिश करता है। आगे लेखक अशोक के पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि ये पुस्तक का मुख्य विषय नहीं है। वे बताते हैं कि श्रीलंका में आज भी ये परंपरा जीवित है कि बौद्ध धर्म का वास्तविक आगमन महिंद और संघमित्रा द्वारा हुआ। वहां के स्तूपों, बोधि वृक्षों और ऐतिहासिक ग्रंथों में ये प्रसंग अत्यंत श्रद्धा से लिखा है। ये तथ्य दर्शाता है कि अशोक की धम्म नीति केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की आत्मा में समा गई। ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद लेखक अभिलेखों की लिपि पर एक बार फिर लौटते हैं। वे बताते हैं कि भारतीय लिपियों का विकास धम्म लिपि से हुआ, और इसी कारण दक्षिण पूर्व एशिया में उपयोग होने वाली कई लिपियां भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर का प्रसार करती हैं। खमेर और धम्म लिपि के वर्णों की समानता इसका प्रमाण है। आज भी कंबोडिया के मंदिरों की दीवारों पर अंकित लिपियों को देखकर भारतीय धम्म परंपरा की छाया साफ समझ आती है। इस भाग के अंत में लेखक बार बार ये बात उठाते हैं कि भारत ने अपने इतिहास को स्वयं कमतर आंका।
अशोक, चंद्रगुप्त और बौद्ध परंपरा वे आधार स्तंभ थे जिन पर भारत का आधुनिक राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक ढांचा टिका हुआ है। लेकिन ये विडंबना है कि वही ऐतिहासिक शक्तियां लंबे समय तक पाठ्यक्रमों, ग्रंथों और चर्चाओं में उपेक्षित रहीं। लेखक के अनुसार अब समय आ गया है कि इस इतिहास को पुनः पढ़ा जाए, उसकी धूल झाड़ी जाए, पुरातात्विक साक्ष्यों को पुनः देखा जाए और उन सच्चाइयों को सामने लाया जाए जिन्हें कभी जानबूझकर छिपाया गया था। भाग 5। लेखक आगे बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य की संरचना और उसका सामाजिक ताना बाना विश्व इतिहास में अद्वितीय था। उस समय भारत के अधिकांश हिस्से एक ही प्रशासन, एक ही संवाद नीति और एक ही सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े थे। अशोक ने जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों को एक धागे में पिरोया, वो न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक समरसता का भी आधार बना। उनके अभिलेखों में जगह जगह ये स्पष्ट संदेश मिलता है कि सभी पंथों का सम्मान किया जाए, विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता विकसित करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की धार्मिक श्रेष्ठता की भावना त्याग देनी चाहिए। ये संदेश केवल आदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी सामाजिक दार्शनिकता थी जो आधुनिक काल में भी समान रूप से प्रासंगिक है। ये सोच मूलतः भारत की बहुलतावादी परंपरा को मजबूत करती है, जहां विविधताओं के बीच एकता ही सभ्यता की शक्ति मानी जाती है। लेखक बताते हैं कि अशोक की धम्म नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये था कि वो केवल विचार के रूप में नहीं, बल्कि क्रियान्वयन के स्तर पर भी स्पष्ट दिखाई देती थी। सड़कें बनवाई गईं, पौधे लगवाए गए, वृक्षों की कतारें बनाई गईं ताकि यात्रियों को गर्मी में छाया मिले, कुएं खुदवाए गए ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में पानी की सुविधाएं उपलब्ध हों। महिला सुरक्षा, पशु संरक्षण, परिवार को नैतिक मूल्यों के आधार पर चलाने की शिक्षा, ये सब अशोक के शासन का हिस्सा था। लेखक बताते हैं कि ये प्रणाली इतनी संगठित और संतुलित थी कि आज के कई कल्याणकारी राज्यों की नीतियों से कहीं अधिक मानवीय और सर्वव्यापी प्रतीत होती है। अशोक ने धर्म को राजनीति का उपकरण नहीं बनाया, बल्कि राजनीति को नैतिकता और करुणा के ढांचे में ढाल दिया। इसके बाद लेखक इस बात का उल्लेख करते हैं कि अशोक का व्यक्तित्व एक निरंतर विकसित होता हुआ व्यक्तित्व था। कलिंग युद्ध के बाद उनके भीतर जो परिवर्तन आया, वो केवल निजी या धार्मिक नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए दिशा निर्देशक बना। उन्होंने युद्ध नीति से हटकर विचार नीति को अपनाया। लेखक कहते हैं कि ये परिवर्तन इतना गहरा था कि अशोक के शासनकाल के बाद भारत में बड़े पैमाने पर युद्ध बहुत कम हुए और शताब्दियों तक समाज पर अहिंसा और करुणा की भावना का प्रभाव बना रहा। अशोक का ये परिवर्तन मानव इतिहास में दुर्लभ है, क्योंकि सामान्यतः शक्तिशाली शासक युद्ध में विजय पाकर और अधिक विस्तार पर ध्यान देते हैं। लेकिन अशोक ने विजय का अर्थ बदल दिया। उनके लिए विजय का अर्थ लोगों के हृदय में धम्म संदेश का प्रवेश था, न कि भूमि का अधिग्रहण। आगे लेखक इस बात का विश्लेषण करते हैं कि अशोक की नीतियों में वैचारिक आधार कितना गहरा था। वे बौद्ध धर्म से प्रेरित जरूर थे, लेकिन उनकी धम्म नीति किसी धार्मिक आस्था के प्रचार का साधन नहीं थी। धम्म उन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का नाम था जो किसी भी धर्म, परंपरा और समुदाय के व्यक्ति अपना सकता था। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, क्षमा, संयम और संबंधों में मधुरता, ये धम्म के ऐसे मूल्य थे जिन्हें अपनाने के लिए किसी खास धार्मिक पहचान की आवश्यकता नहीं थी। लेखक इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि धम्म नीति का उद्देश्य लोगों पर नियम थोपना नहीं, बल्कि उन्हें सदाचार की दिशा में प्रेरित करना था। ये प्रेरणा इसलिए प्रभावी थी क्योंकि वो ऊपर से जबरन थोपी नहीं गई थी, बल्कि जनभाषा में, सरल शैली में, मनुष्यों के जीवन से जुड़ी उदाहरणों के माध्यम से समझाई गई थी। इसके बाद लेखक प्रशासन पर लौटते हैं और बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य में विभागों का विभाजन स्पष्ट रूप से तय था। कृषि, लिपि लेखन, पशुपालन, खनन, व्यापार, वन प्रबंधन, नगर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सेना, इन सभी क्षेत्रों में विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित थी कि बिना किसी असंगति के एक विशाल साम्राज्य को संचालित करने में सक्षम थी। रोमिला थापर के अनुसार मौर्यकालीन प्रशासन मुगल प्रशासन से भी अधिक संगठित था, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारत की प्रशासनिक परंपरा का आधार कितनी गहराई और व्यापकता रखता है। लेखक मानते हैं कि अशोक वास्तव में भारत के पहले राष्ट्रीय सम्राट थे, क्योंकि उन्होंने एक भाषा, एक नीति और एक सांस्कृतिक विचार के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप को एकता के सूत्र में बांधा था। यहाँ लेखक एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात उठाते हैं कि अशोक के बाद भारत का सामाजिक और राजनैतिक स्वरूप जिस दिशा में गया, उसने मौर्यकालीन उपलब्धियों को धीरे धीरे विस्मृति में धकेल दिया। शुंगों का उदय, जाति आधारित सामाजिक व्यवस्थाओं का पुनः जोर पकड़ना, संस्कृत की प्रधानता और विदेशी सत्ता संघर्षों के कारण अशोक की धम्म नीति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। लेखक के अनुसार ये केवल ऐतिहासिक परिवर्तन नहीं था,
बल्कि भारतीय संस्कृति का झुकाव एक अधिक रूढ़िवादी और वर्ग केंद्रित दिशा में हो गया था। लेकिन इसके बावजूद अशोक के अभिलेख और गुफाएं ये प्रमाण देने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत कभी ऐसी सभ्यता रहा है जिसने मानवता, नैतिकता और सद्भाव को अपने शासन के केंद्र में रखा था। इसके बाद लेखक लिपि विकास की विस्तृत चर्चा करते हैं और बताते हैं कि ब्राह्मी लिपि से जिस प्रकार भारत की अनेक लिपियां बनी, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियां भी ब्राह्मी से विकसित हुईं। लेखक खमेर लिपि और धम्म लिपि के वर्णों की समानता का उदाहरण देकर ये स्पष्ट करते हैं कि भारत की सांस्कृतिक पहुंच समुद्र पार के देशों तक थी। ये केवल व्यापार का प्रभाव नहीं था, बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का परिणाम था। नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, इन सभी देशों में आज जो लिपियां, स्तूप, प्रतीक और धर्म संरचनाएं मिलती हैं, वो दर्शाती हैं कि अशोक की धम्म परंपरा ने पूरे एशिया के सांस्कृतिक मानचित्र को बदल दिया। लेखक इस प्रवाह के अंत में एक गहरी बात कहते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वो उस दृष्टि का प्रतिबिंब है जिसे समाज अपनाता है। यदि समाज अपने यारकों को भूल जाए तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। भारत ने लंबे समय तक अशोक की स्मृति को कमजोर किया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब नया भारत बना, तब अशोक को फिर से पहचाना गया। राष्ट्रीय ध्वज पर उनका चक्र, शासन व्यवस्था पर उनका प्रतीक, न्याय व्यवस्था में सत्य और अहिंसा की भावना, ये सब बताता है कि आधुनिक भारत की आत्मा में अशोक अभी भी जीवित हैं। लेखक का निष्कर्ष है कि भविष्य का भारत तभी उज्जवल होगा जब वो अशोक जैसे नायकों से प्रेरणा लेगा और धम्म नीति में छिपे सार्वभौमिक मूल्यों को अपने जीवन दर्शन में अपनाएगा। भाग 6। लेखक आगे अपने अनुभवों और शोध यात्राओं का वर्णन जारी रखते हैं। वे बताते हैं कि अशोक के शिलालेखों की खोज केवल इतिहासकारों के लिए नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा और तब दुनिया को यह एहसास हुआ कि जिन पत्थरों पर लिखे ये संदेश सदियों से मौन पड़े थे, वे वास्तव में भारत के सबसे महान सम्राट का जीवित संवाद हैं। इस खोज ने भारत के इतिहास को नई दिशा दी। लेखक इस बात को बार बार दोहराते हैं कि प्रिंसेप की खोज से पहले भारतीयों को खुद यह पता नहीं था कि अशोक कौन था और उसने क्या कार्य किए थे। यह विस्मृति लेखक को विचलित करती है और वे इसे भारतीय इतिहास लेखन की सबसे बड़ी कमी मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी समाज को अपने सबसे महान सम्राट का ही नाम याद न हो, तो यह इतिहास की सबसे गहरी चोट है। लेखक बताते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेख केवल राजमहलों या मंदिरों की दीवारों पर नहीं, बल्कि पहाड़ों, प्राकृतिक चट्टानों और मुख्य मार्गों पर खुदवाए। इसका उद्देश्य यह था कि धम्म का संदेश सीधे जनता तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के। यह नीति इतिहास में अत्यंत अद्वितीय है। सामान्यतः राजाओं के शिलालेख केवल प्रशस्ति के रूप में होते थे। वे अपनी विजय, संपत्ति, दान और पराक्रम का वर्णन करवाते थे। लेकिन अशोक ने अपनी गलतियां, अपने पश्चाताप, अपनी विनम्रता और अपनी आशाएं लिखवाईं। यह आज के दृष्टिकोण से भी अत्यंत आधुनिक और मानवतावादी लगता है। लेखक कहते हैं कि अशोक का यह साहस, अपने ही अपराध को जग जाहिर कर देना, उन्हें सामान्य शासकों की श्रेणी से अलग करता है। इसके साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि धम्म केवल नैतिक नियमों का समूह नहीं था, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन हिंसा कम करने, समुदायों के बीच आपसी सम्मान बढ़ाने और परिवारों में संस्कारों को मजबूत करने पर आधारित था। अशोक की दृष्टि में समाज तभी मजबूत होगा जब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता की जड़ें गहरी होंगी। वे दायित्व, विनम्रता और सेवा को धम्म का मुख्य आधार बताते हैं। लेखक कहते हैं कि इतिहास में बड़े परिवर्तनों के दो ही मार्ग रहे हैं, एक हिंसा का मार्ग और दूसरा विचार का मार्ग। अशोक ने विचार को चुना और यही उनके शासन को अमर बनाता है। इसके बाद लेखक नेपाल और हिमालय की ओर यात्रा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि भारत नेपाल सीमा के पास कुछ ऐसे स्थल हैं जो अब भी अशोक की याद को संरक्षित रखते हैं। कई लघु शिलालेख, छोटे स्तंभ, टूटी मूर्तियां और बिखरे हुए पत्थर इस बात का प्रमाण है कि कभी इस विस्तृत भूभाग पर अशोक की धम्म यात्राएं हुई थीं। लेखक इन स्थलों पर जाते हैं और बताते हैं कि वहां की स्थानीय जनता अशोक का नाम तो जानती है, पर उसका वास्तविक इतिहास नहीं जानती। वे इस स्थिति पर दुख व्यक्त करते हैं क्योंकि जो इतिहास जनता के हृदय में होना चाहिए था, वह केवल पुरातत्व विभाग के अभिलेखों में सीमित होकर रह गया है। लेखक चाहते हैं कि अशोक की स्मृति केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में जीवित रहे। इसके बाद लेखक एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, क्या अशोक की नीतियों ने उस समय की राजनीति को कमजोर किया? कुछ इतिहासकारों का मत है कि अशोक की अहिंसावादी नीति ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, लेकिन लेखक इसका खंडन करते हैं।
वे तर्क देते हैं कि अशोक के शासनकाल में ना तो साम्राज्य छोटा हुआ और ना ही उसने अपनी शक्ति खोई, बल्कि अशोक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के विवादों, प्रशासनिक शिथिलता और बाहरी हमलों के कारण साम्राज्य कमजोर हुआ। धम्मनीति एक नैतिक ढांचा था, न कि मैन्य कमजोरी। लेखक कहते हैं कि अशोक अपनी सेना को खत्म नहीं करते, वह केवल आक्रामक युद्ध की नीति छोड़ते हैं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कई इतिहासकारों ने अनदेखा किया है। सारनाथ, कौशाम्बी, लुम्बिनी और पाटलिपुत्र जैसे स्थलों का वर्णन भी लेखक विस्तार से करते हैं। इन स्थानों पर विद्यमान स्तंभों, शिलालेखों और भग्नावशेषों से लेखक एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इन पत्थरों में समय की सांसें बसी हैं। वे बताते हैं कि स्तंभों पर अंकित लिपियां हजारों वर्ष पुराने संदेशों को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। यह देखना अद्भुत है कि जहां आज सड़कें, बाजार और जनजीवन चल रहा है, वहीं कभी अशोक अपने धम्म महामात्रों को नियुक्त करते थे और जनता को नैतिक जीवन की दिशा समझाते थे। लेखक कहते हैं कि इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं है, बल्कि वर्तमान को समझने की कुंजी भी है। इसके आगे लेखक बताते हैं कि अशोक की नीति में पशु जीवन को भी समान महत्व दिया गया। वे कहते हैं कि यह एक ऐसी अवधारणा थी जो आधुनिक पर्यावरणवाद से कहीं पहले विकसित हो चुकी थी। लेखक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि अशोक ने पशुओं के प्रति करुणा दिखाना केवल नैतिकता की बात समझी, शक्ति की नहीं। वे हत्या के नियंत्रण, शिकार पर रोक, पशु चिकित्सा केंद्रों की स्थापना और पर्यावरण संरक्षण जैसे विचारों को धम्म नीति का अंग बताते हैं। लेखक कहते हैं कि आज जब दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है, तब अशोक की नीति और भी प्रासंगिक हो रही है। भाग के अंत में लेखक फिर से यह बात दोहराते हैं कि भारतीय इतिहास ने अशोक को उतनी जगह नहीं दी जितने वे पात्र थे। यदि भारतीय शिक्षा प्रणाली अपने बच्चों को अशोक की धम्म दृष्टि सिखाए, तो समाज में हिंसा, असहिष्णुता और द्वेष अपने आप कम हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि अशोक का भारत केवल पत्थर के स्तंभ या शिलालेख नहीं है, बल्कि वे मूल्य हैं जिनसे एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। लेखक का अंतिम आग्रह यही है कि आज का भारत यदि सच में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अशोक जैसे नायकों से सीख लेनी होगी, न कि उन मिथकों से जिन पर वास्तविक इतिहास का कोई आधार नहीं है। भाग 7। लेखक आगे बताते हैं कि अशोक के धम्म में केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि वो व्यवहार में उतरा हुआ दर्शन था। अशोक ने ये कभी नहीं कहा कि केवल बौद्ध धर्म श्रेष्ठ है, बल्कि वे ये कहते हैं कि सभी पंथ एक दूसरे का सम्मान करें। वे धार्मिक सहिष्णुता को केवल सामाजिक मर्यादा नहीं, बल्कि राज्य नीति का अंग बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में जब धर्म के नाम पर संघर्ष बढ़ रहे हैं, अशोक की ये दृष्टि और भी मूल्यवान हो जाती है। अशोक ने स्पष्ट कहा था कि जो अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाता है, वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। ये वचन आधुनिक धार्मिक सह अस्तित्व की सबसे परिपक्व व्याख्या है। लेखक इस विचार को पढ़कर आश्चर्य करते हैं कि 2000 साल पहले का एक सम्राट ऐसे विचार रखता था जिन्हें आज का लोकतांत्रिक समाज भी मुश्किल से समझ पाता है। इसके बाद लेखक पश्चिमी तट की ओर अपनी यात्रा का उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि गुजरात से दक्षिण भारत तक कई स्थानों पर अशोक के छोटे स्तंभ और गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें उनके लघु शिलालेख खुदे हुए हैं। इनमें सबसे रोचक ये है कि दक्षिण भारत में मिले चित्रदुर्ग, सन्नति और ब्रह्मगिरी शिलालेख छोटे होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन शिलालेखों में अशोक का संबोधन साधारण लोगों के लिए है। उनसे कहा गया है कि वो माता पिता की सेवा करें, सत्य बोलें, गुस्से पर काबू रखें और जीव हत्या से दूर रहें। लेखक कहते हैं कि ये भारत का पहला ऐसा उदाहरण है जहां एक सम्राट अपने नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन के नैतिक नियम समझा रहा है। सामान्यतः राजकीय आदेश कर, कानून और प्रशासन से संबंधित होते हैं, लेकिन अशोक के आदेश मनुष्य के भीतर की दुनिया को छूते हैं। यही कारण है कि इतिहास में अशोक की धम्म नीति एक अनोखी सामाजिक क्रांति मानी जाती है। इसके आगे लेखक ये बात सामने रखते हैं कि अशोक की नीतियों का प्रभाव केवल भारत के इतिहास में नहीं, बल्कि पूरी एशिया की सांस्कृतिक बनावट में दिखाई देता है। चीन, कोरिया, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म का प्रवेश मुख्यतः अशोक की नीति से हुआ। लेखक बताते हैं कि यदि आज इन देशों के मंदिरों, मठों और सांस्कृतिक प्रतीकों में भारत की छाया दिखती है, तो वो अशोक की बदौलत है। वे कहते हैं कि चीन में बौद्ध धर्म का विकास हान वंश के समय से जिस तरह होता है, उसमें अशोक का परोक्ष प्रभाव स्पष्ट है। दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों, मूर्तिकला और स्थापत्य में ब्राह्मी और धम्म परंपरा की झलक साफ दिखती है। लेखक के शब्दों में, अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक मानवता की रोशनी भेजी
और वो रोशनी आज भी जल रही है। फिर लेखक भारतीय इतिहास की एक दुखद कमजोरी की ओर ध्यान दिलाते हैं कि भारत ने अपने महानतम सम्राट को विदेशियों के द्वारा पुनः खोजे जाने तक भुला दिया था। पुरोहितवाद, रूढ़िवाद और पंथगत संघर्षों ने बौद्ध परंपरा को धीरे धीरे किनारे कर दिया। अशोक के स्तंभ गिराए गए, उनके अभिलेख मिटा दिए गए, कई गुफाओं को छोड़ दिया गया और उनका नाम लोकमानस से लगभग लुप्त हो गया। लेखक इस उपेक्षा को केवल ऐतिहासिक भूल नहीं मानते, बल्कि एक सांस्कृतिक हानि कहते हैं। वे कहते हैं कि जिस समाज ने अशोक जैसे शासक को भुला दिया, वो स्वयं भी अपने श्रेष्ठ मूल्यों से दूर हो गया। यही कारण है कि आज भारतीय समाज में हिंसा, असहिष्णुता और विभाजन बढ़े हैं, क्योंकि उसने अपने आदर्शों को इतिहास की धूल में छोड़ दिया है। इसके बाद लेखक अपने अनुभव से बताते हैं कि जब वे अशोक के स्तंभों और शिलालेखों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पत्थर बोल रहे हैं। वे सदियों से खड़े हैं, लेकिन सही अर्थों में वो तब जीवित होते हैं जब कोई उन्हें समझता है। लेखक कहते हैं कि इतिहास की हर वस्तु तब तक मूक रहती है जब तक उसे कोई समझने वाला न मिले। यही कारण है कि भारत को अपने इतिहास के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। लेखक ये भी कहते हैं कि अशोक की धम्म परंपरा उपदेश देने की नहीं, बल्कि परिवर्तन लाने की परंपरा थी। ये परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, व्यक्ति के मन से, और फिर परिवार, समाज और राज्य तक फैलता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बल नहीं, बल्कि करुणा और समझ की आवश्यकता होती है। इसके आगे लेखक ये बताते हैं कि अशोक के समय में अनेक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति भी हुई। चिकित्सा व्यवस्था, पशु चिकित्सा, सिंचाई व्यवस्था, सड़कों का विकास, नगर योजना, शिल्प, कला, मूर्तिकला और धातुकारी, इन सब में मौर्य काल ने असाधारण प्रगति की। लेखक कहते हैं कि इतिहास को केवल युद्धों से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि सभ्यता की उन्नति उसकी असली उपलब्धि होती है। मौर्यों के समय जो प्रगति हुई वो अगले कई सदियों तक भारत की बुनियाद बनी रही। पाटलिपुत्र अपनी नगर योजना के कारण उस समय दुनिया के सबसे उन्नत शहरों में गिना जाता था। लेखक इसके डिजाइन की तुलना रोम और अलेक्जेंड्रिया से करते हैं और कहते हैं कि भारत किसी भी मायने में पीछे नहीं था, बस फर्क यही रहा कि भारत का इतिहास संरक्षित नहीं किया गया या उसे समझने की इच्छा कम रही। भाग के अंतिम हिस्से में लेखक ये कहते हैं कि अशोक का भारत केवल अतीत नहीं है, बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। आज जब दुनिया व्यस्तता, तनाव, संघर्ष और हिंसा से भरी हुई है, अशोक का धम्म एक नई दिशा दे सकता है। ये दिशा धार्मिक प्रचार की नहीं, बल्कि मानवता की है। लेखक का मानना है कि यदि भारत अपने बच्चों को अशोक के जीवन के बारे में पढ़ाए तो एक नया समाज विकसित होगा। एक ऐसा समाज जो क्रोध के स्थान पर शांति को, हिंसा के स्थान पर करुणा को और विभाजन के स्थान पर एकता को चुनेगा। लेखक कहते हैं कि अशोक की धम्म नीति आधुनिक लोकतंत्र का आधार बन सकती है, क्योंकि ये समानता, नैतिकता और न्याय पर आधारित है। अंत में वे यही संदेश देते हैं कि अशोक को समझना केवल इतिहास पढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की मानवता को पहचानना है। भाग 8। लेखक अंतिम अध्यायों में जिस स्वर से बोलते हैं उसमें एक प्रकार की पीड़ा भी है और एक गहरा गर्व भी। वे बार बार ये उजागर करते हैं कि यदि किसी राष्ट्र को महान बनना है तो उसे अपने इतिहास को समझना और उसके नायकों को पहचानना होगा। भारत ने अपने सबसे महान सम्राट को हजारों वर्षों तक भूलकर जिस उदासीनता का परिचय दिया, वो आज भी एक सांस्कृतिक चोट की तरह दिखाई देती है। वे कहते हैं कि पश्चिमी इतिहासकारों ने जब अशोक को पुनः पहचान दिलाई, तभी भारत को ये पता चला कि उसका वास्तविक स्वर्ण युग गुप्त काल नहीं, बल्कि मौर्य काल था। इस स्वीकार के साथ ही लेखक इस विडंबना की ओर भी इशारा करते हैं कि ग्रीस, रोम, मिस्र, चीन और फारस ने अपने महान शासकों को राष्ट्रीय स्मृति में हमेशा जीवित रखा, जबकि भारत ने अपने अशोक को खो दिया। ये विस्मृति केवल ऐतिहासिक नहीं थी, ये एक मानसिकता थी जिसने भारतीय समाज को बार बार विभाजन और रूढ़िवाद की ओर धकेला। लेखक कहते हैं कि अशोक को समझना केवल उनके शासन की क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन समझना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने भारत की आत्मा को कैसे बदला। कलिंग युद्ध के बाद जो परिवर्तन उनके भीतर आया, वो केवल भावुकता नहीं थी, बल्कि एक गहरे बोध का परिणाम था। एक ऐसा बोध जिसमें उन्होंने महसूस किया कि हिंसा असीम शोक देती है और विजय की वास्तविक परिभाषा शक्ति नहीं, बल्कि करुणा है। लेखक बताते हैं कि धम्म की ये यात्रा कितनी कठिन रही होगी। एक सम्राट जिसके पास अपार शक्ति थी, जिसने विशाल सेना और अनगिनत संसाधन संचालित किए, वो अचानक ये निर्णय लेता है कि अब वो तलवार नहीं, बल्कि सत्य की भाषा बोलेगा। ये निर्णय किसी साधारण व्यक्ति का नहीं था, ये एक ऐसे शासक का था जो अपनी ही सत्ता को नैतिकता के अधीन रख सकता था।
लेखक की दृष्टि में यही वो क्षण था जिसने अशोक को दुनिया के सबसे महान शासकों में शामिल कर दिया। इसके बाद लेखक बताते हैं कि इतिहास कैसे राजनीति, धर्म और सत्ता के संघर्ष में उलझकर अपनी दिशा खो देता है। मौर्य काल के बाद जब ब्राह्मणवादी शक्तियों का उदय हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म को किनारे किया और संस्कृति को जाति व्यवस्था के तंग घेरे में ढाल दिया। परिणाम स्वरूप अशोक की धम्म नीति, जिसने मानवता और समानता का संदेश दिया था, धीरे धीरे सांस्कृतिक स्मृति से मिटती चली गई। ऐसे समय में पुराणों और बाद के धार्मिक ग्रंथों ने अपनी कथाओं के माध्यम से इतिहास को अपनी इच्छानुसार लिखना शुरू किया। लेखक का ये तर्क आज के इतिहास विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताता है कि इतिहास हमेशा तथ्यों से नहीं बल्कि सत्ता से भी बनता है, और जब सत्ता धर्म के हाथ में चली जाती है तो इतिहास अपनी सत्यता खो देता है। अंत में लेखक अपनी यात्राओं के विवरण को फिर से याद करते हैं। गया की पहाड़ियां, बराबर की गुफाएं, अशोक के स्तंभ, नेपाल की सीमाएं, सांची के भग्न स्तूप, सारनाथ का शांत परिसर और उन सभी स्थानों की धूल जहां कभी अशोक चला था। लेखक बताते हैं कि जब वे इन स्मृतियों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भारत का इतिहास केवल पत्थर का इतिहास नहीं है, बल्कि भावना का इतिहास है। वे कहते हैं कि अशोक के स्तंभों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे समय स्वयं खड़ा होकर हमें याद दिला रहा हो कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी विरासत कितनी विशाल है। ये भावना लेखक के शब्दों में एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव है, मानो अतीत की कोई आकांक्षा आज भी हमसे संवाद कर रही हो। लेखक अपनी पुस्तक के समापन में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि भारत को अपने भविष्य की दिशा निर्मल, मानवीय और महान बनानी है तो उसे अपनी जड़ों की ओर लौटना ही होगा, उन जड़ों की ओर जहां करुणा, सत्य, अहिंसा और संभाव था। अशोक की धम्म नीति ही वो आधार है जिस पर भारत फिर से एक नैतिक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो सकता है। लेखक कहते हैं कि आज जब समाज तनाव, विभाजन, राजनीति और धार्मिक संघर्षों से भरा हुआ है, तब अशोक जैसी दृष्टि पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गई है। वे ये भी कहते हैं कि ये दृष्टि केवल किताबों में नहीं बल्कि शिक्षा, परिवार और सार्वजनिक जीवन में उतरनी चाहिए। तभी भारत वो बन पाएगा जिसका सपना हजारों वर्ष पहले अशोक ने देखा था। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति समान है, जहां कोई भी प्राणी हिंसा का शिकार नहीं और जहां राज्य का उद्देश्य केवल प्रशासन नहीं बल्कि मानवता की रक्षा है। अंत में लेखक ये भावनात्मक वाक्य कहते हैं कि अशोक को खोना स्वयं को खोना है। जब हम अशोक को याद करते हैं तो हम अपने भीतर के उस मनुष्य को याद करते हैं जो हिंसा से नहीं बल्कि करुणा से जीता है। लेखक कहते हैं कि यदि कोई भारत का सही इतिहास जानना चाहे तो उसे अशोक के स्तंभों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें राजनीति नहीं मानवता की जीवनी लिखी है। यही वो संदेश है जिससे पुस्तक अपनी यात्रा समाप्त करती है, एक शांत, गहरी और अर्थपूर्ण अनुभूति के साथ कि इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य का दर्पण भी है। और यदि हम इस दर्पण में अपनी छवि को महान बनते देखना चाहते हैं तो उसका उत्तर धम्म की उसी रोशनी में छिपा है जिसे अशोक ने कभी संपूर्ण जगत के लिए चलाया था। इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई रोचक और रसप्रद विषय की ऑडियो बुक में।